आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे पहले अगर हम ऑरिजिन को डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा श्राउडेड है, लाइक इसके बारे में कुछ भी क्लियर हमें नहीं मालूम है। कुछ ग्रीक सोर्सेस से पता चलता है कि वो नॉन वॉरियर लाइनेज के थे, यानी कि वॉरियर नहीं पैदा हुए थे। हिंदू सोर्सेस से पता चलता है कि शायद वो किसी शूद्र वुमेन को बॉर्न हुए थे, यानी कि शूद्र थे। या फिर बुद्धिस्ट सोर्सेस से पता चलता है कि वो एक क्षत्रिय थे। तो नॉर्मली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि बहुत ही हम्बल फैमिली में वो हुए थे, ऑर्फन रहे होंगे। और लाइक उनको ट्रेनिंग किसने दी थी ये सब शस्त्र शास्त्र में, किंग बनने में? तो कौटिल्य ने दी थी। ग्रीक अकाउंट्स में उन्हें सेंड्रोकॉर्टिस नाम से भी लाइक मेंशन किया गया है। अब जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को अबेंडन किया, वो जब छोड़ के गए, और उसी के 1 साल के अंदर अंदर चंद्रगुप्त ने कुछ और ग्रीक रूल्ड सिटीज़ थी, यानी कि जहाँ पे ग्रीक रूलर थे, उनको हराया और अपने एम्पायर में इंक्लूड किया। कौटिल्य ने सारी स्ट्रेटजी प्रोवाइड की इनको कि किस तरीके से लड़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, और चंद्रगुप्त उसको लागू करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। और इन्होंने अपनी खुद की मर्सनरी आर्मी भी ओन कर ली थी, लाइक जिसके अंदर इन्फेंट्री, कैवलरी, हॉर्सेस, एलिफेंट सब कुछ होते थे। और फिर ये नॉर्थ वेस्ट से कहाँ जाने लगे थे? ईस्टवर्ड मूव करने लगे थे, मगध एम्पायर की तरफ। तो बहुत सारे बैटल्स के बाद इन्होंने धनानंद को हराया था और मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन रखा था 321 BC में। डेट इम्पॉर्टेंट है। तो 321 BC से मौर्यन जो टाइम लाइन है वो शुरू होती है। और उसके कुछ साल बाद 305 में इनकी वॉर सेल्यूकस निकेटर से हुई थी, जो कि ग्रीक रूलर थे, और इन्होंने सेल्यूकस को हरा दिया। और इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त को कौन कौन से एरियाज़ मिल गए थे? बालूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और कुछ रीजन्स इंडस के वेस्ट के। तो ये 3 चीज़ें इनको मिल गई थी। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर की बेटी से इनकी शादी हुई थी, हेलेना से। और सेल्यूकस निकेटर को क्या मिला था? 500 हाथी चंद्रगुप्त से मिले थे। सेल्यूकस ने एक फुल स्केल वॉर को अवॉइड किया था चंद्रगुप्त के साथ, और बदले में इन दोनों ने वॉर एसेट्स जो भी थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए थे। और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में दिया था। आगे चल के चंद्रगुप्त ने अपना जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है वो आगे बढ़ाते गए, नए नए एरियाज़ को वॉर के थ्रू जीतना, कंसोलिडेट करना और एक ही कंट्रोल के अंदर लाते जाना, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को। लाइक पहली बार इंडिया के अंदर अगर कोई पैन इंडिया एम्पायर बनी थी तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की बनी थी। बस कुछ एरियाज़ जो थे वो छूट गए थे, जैसे कि कलिंगा और एक्सट्रीम साउथ, मतलब बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में ये लोग नहीं जा पाए थे। देन उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो थ्रोन थी वो एब्डिकेट कर दी, अपनी थ्रोन छोड़ दी अपने बेटे बिंदुसार के लिए, और कर्नाटक चले गए। किसके साथ? जैन मॉन्क भद्रबाहु। लाइक उस टाइम पे बिहार में फ्लड आया था, सॉरी फेमाइन आया था 12 साल के लिए, तो वहाँ पे भद्रबाहु कुछ अपने साथियों के साथ चले गए थे साउथ इंडिया। तो उनके साथ ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और एक होता है दीक्षा लेना, तो ये इन्होंने ले ली थी, और श्रवण बेलगोल में इनकी फाइनली डेथ हो गई थी। उसके बाद अगर हम देखें बिंदुसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो चंद्रगुप्त के बेटे थे। 297 BC से 273 BC इन्होंने रूल किया था। अगर आपको टाइमलाइन में कन्फ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ कि ये अगर हमारी टाइमलाइन है सेंटर पे 0 है तो इसको हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ मानते हैं। इसके बाद की जो डेट्स हैं वो AD या CE में चलती हैं, यानी कि एनो डोमिनी या फिर हमारा कॉमन एरा। तो इसमें नॉर्मल काउंटिंग जैसे होती है 1 2 3 वैसे होती है, बट जिसका पहले वाला टाइम होता है वो BCE या हमारा BC में चलता है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पहले। तो इसमें जो काउंटिंग है वो उल्टी होती है। लाइक 297 आएगा, उसके बाद 293 आएगा, 273 आएगा, इस तरीके से। बिंदुसार को अमित्र घाट भी बोला जाता था, यानी घाट मतलब जो दुश्मन है, और घाट मतलब कि ख़त्म करना, और अमित्र मतलब दुश्मन, जो हमारे दुश्मन उनको ख़त्म करना। अमिट्रोकेट्स भी इन्हें बोला जाता है। इनके कोर्ट में कौन एम्बेसडर थे? डिमेकस। और चंद्रगुप्त के कोर्ट में कौन थे? मेगास्थनीज।
इन्होंने अपने बेटे को क्या बनाया था, अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था, उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था। और इन्होंने अपने एम्पायर को मिजोर तक एक्सटेंड किया था, जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है। अगर हम चाणक्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो अगर चाणक्य नहीं होते तो कौन इनको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता, कैसे ये नंदास को हराते, कैसे मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती, तो इनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे, और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के भी एक टीचर रह चुके हैं। इनके अदर नेम्स क्या क्या हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। बिंदुसार के कोर्ट में भी एक मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन्होंने मास्टर स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे इन्हें माना जाता है, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करने में हेल्प की थी, और मौर्यन एम्पायर का राइज हुआ था इनके स्टूडेंट चंद्रगुप्त के थ्रू। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, जो कि एक टेक्स्ट है स्टेट क्राफ्ट पे, लाइक कैसे आपको गद्दी पर बैठना है, कैसे पावर में आना है, पावर को मेंटेन कैसे करना है, अपनी एम्पायर को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, मिलिट्री को कैसे मेंटेन करना है। अर्थशास्त्र ओरिजिनल वाली तो खो गई थी, उसको रीडिस्कवर आर क्षमा शास्त्री जी ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, 1905 में। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें तो 15 बुक्स में ये अध्याय में डिवाइडेड है, और 180 चैप्टर्स इस बुक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब बिंदुसार के बेटे कौन थे, अशोक, सबसे इम्पॉर्टेंट किंग। इनके टाइम पे बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे। कब से रूल किया इन्होंने, 265 से 238 BCE, या फिर अब क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे सी लगाते हैं। सी का मतलब होता है सिर का, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स 273 से 232 के बीच में। अब हमने पढ़ा था उस समय कि चंद्रगुप्त कलिंगा को कॉन्कर नहीं कर पाया था, तो ये किसने कर दिया था, उनके पोते ने कलिंग को ऐड कर दिया था। लेकिन ये बहुत ही ब्रूटल कॉन्क्वेस्ट था, बहुत ज़्यादा इसमें खून खराब हुआ था, जिसके बाद अशोक ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया था, और उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था, और धर्म को अपनी आइडियोलॉजी बताया था, और लोगों से फॉलो करवाया था। और इनके बारे में अगर हम इनके रीन की बात करें कि क्या क्या था, तो इनके बारे में हमें एडिक्ट से मालूम पड़ता है, जो कि इन्होंने पिलर्स पे लिखवाए थे। लाइक जो भी पिलर पे इन्होंने इंस्क्राइब कराया था, पत्थरों पे लिखवाना, और जो भी इनके पिलर्स पे था, तो ये सब इन्होंने एडिक्ट से हमें अशोक के रीन के बारे में पता चलता है। और ये सबसे ओल्डेस्ट डेसिफर्ड टेक्स्ट है इंडिया के अंदर, जो सबसे पुराने डेसिफर मतलब जिनका हम मीनिंग ऑलरेडी अंडरस्टूड कर चुके हैं। तो ये सबसे पुराने एडिक्ट्स थे अशोक के। आफ्टर दिस कन्वर्जन हिज नोशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट कंसिस्टेड ऑफ सेंडिंग मैनी बुद्धिस्ट एमिशरीज थ्रू आउट एशिया। तो जब इन्होंने कलिंगा का कॉन्क्वेस्ट किया, उसके बाद इनका जो भी हुआ कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ये नहीं होना चाहिए था, फिर बुद्धिज़्म को अपनाया, तो बुद्धिस्ट एमिसरीज़ को, लाइक मैसेंजर्स को भेजा था पूरे अलग अलग एशिया में, धर्म के बारे में, धम्मा के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए, और कुछ बहुत ही फाइनेस्ट इंडियन आर्ट्स को भी पैट्रोनाइज़ किया था। फिर यहाँ हम वही चीज़ देखते हैं कि बिंदुसार के बेटे अशोक थे, जो कि थर्ड एम्पायर थे, और अशोक ने अपना मार्क लीव किया था हिस्ट्री पे, बहुत बड़े बड़े स्टोन पिलर्स इंस्क्राइब करवा के। और जब कलिंगा का ये कैंपेन हुआ था, बहुत ब्लडी कैंपेन, तो उन्होंने रीइवैल्यूएट किया था सब कुछ, और किसको टर्न कर गए थे, बुद्धिज़्म को। लोगों को क्या इनकरेज करते थे ये एडिक्ट्स के थ्रू, कि वायलेंस को गिव अप करो, एक दूसरे के साथ पीस से रहो, मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो करो। अब अशोक की डेथ के बाद इनकी जो फैमिली थी कंटिन्यूड, लाइक कुणाल, संप्रति और भी बहुत सारे रूलर्स उसके बाद आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एम्पायर टूटने लगी थी, क्योंकि जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं आता तब तक फिर छोटे छोटे किंगडम्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और बड़े वाले को ख़राब कर देते हैं। लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे, बृहद्रथ, जिनको किसने मारा था, उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र ने, और इसके बाद पुष्यमित्र ने शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी। अगर हम अशोक के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखें तो थर्ड एम्पायर थे, हम जानते हैं कौन कौन थे, 3, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। और अशोक जो थे वो अशोका द ग्रेट उन्हें बोला जाता था। इन्होंने पूरे इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल किया था और एक्सपेंड किया था अपनी एम्पायर को। प्रेजेंट डे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान तक वेस्ट में अशोक ने अपना कैपिटल जो था वो पाटलिपुत्र को बनाया था, जो कि अभी प्रेजेंट डे पटना में सिचुएटेड है। तक्षशिला और उज्जैन प्रोविंशियल कैपिटल थे अशोक के, ठीक है। तो 4 कौन कौन सी प्रोविंसेस थी, सबसे पहले नॉर्थ में ऊपर तक्षशिला थी, साउथ में स्वर्णगिरी थी, वेस्ट में उज्जैनी थी, जो कि उज्जैन अपना मध्य प्रदेश में है, और ईस्ट में इनकी तोसाली थी। तो ये 4 प्रोविंसेस थी और सेंटर पे कैपिटल था क्या, पाटलिपुत्र।
अशोक ने एक मैसिव वॉर लीड की थी कलिंगा के अगेंस्ट 261 BC में, इंपॉर्टेंट डेट है, और इसमें 1 लाख के आसपास डेथ हुई थी। 1,50,000 लोग डिपोर्ट हुए थे, लाइक उनको अपना वो घर छोड़ के जाना पड़ा था। इसको देखने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं वायलेंस को, ब्लडशेड को छोड़ दूंगा, और बुद्धिज़्म को कन्वर्ट हो गए थे। और 13th रॉक एडिक्ट, अशोक के टोटल 14 रॉक एडिक्ट थे, जिसमें से 13th वाले में हमें कलिंगा वॉर का मेंशन मिलता है विविडली। और ये इकलौते ऐसे किंग हैं पूरे इंटायर वर्ल्ड में जिन्होंने आगे कॉन्कर करने का जो भी डिज़ायर था उसको ख़त्म कर दिया था, वो भी एक वॉर जीतने के बाद। अशोक ने अब चलो बुद्धिज़्म को तो फॉलो कर लिया, लेकिन अब उसको स्प्रेड कैसे किया? तो बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था, जैसे कि धम्मा महामताज, लोगों को टीच करने के लिए धम्मा का लेसन। इन्होंने अपने खुद के बेटे संघमित्र और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। महेंद्र इनका फर्स्ट बॉर्न सन था, और इनको कहाँ भेजा गया था? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, अनुराधापुर किंगडम में, श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका के अनुराधापुर ये गए थे एक मिशनरी बनके। और महारानी देवी इनकी फर्स्ट वाइफ थी एम्परर अशोक की। इनकी एक और वाइफ थी कारुवाकी, और उनके बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि हमारा प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है, ठीक है, वो एक पिलर पे लिखा हुआ है, तो उसमें हमें पता चलता है करुवाकी और उनका बेटा है तीवर, उसके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने अपने बच्चों से लाइक धम्मा का जो भी मैसेज था वो पहुंचाया लोगों तक। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? इंडियन मैकियावेली। और फर्स्ट फाउंडेशन इन्होंने लीड किया था, बहुत मैसिव एम्पायर थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स दिए हुए, इनको हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन किए थे आर्ट और आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था। इसने क्या किया था? इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्यन आर्ट और कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं, और यहाँ के जो आर्ट फॉर्म थे, सोसाइटी के पैटर्न थे, कितनी तरह की कास्ट थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सारी बातें इंडिका में मैंशनड है। अब जो हमने पढ़ा था कि ग्रीक से, हमने पढ़ा था ना कि ग्रीक का एक फ़ीचर हमने लिया था कि पॉलिश बहुत अच्छी होती थी। तो जो ग्लॉसी टेक्सचर होता था वो मेन फीचर था स्टोन स्कल्पचर का, पिलर का, मतलब जितने भी पत्थर के आप पिलर्स स्कल्पचर देखोगे उनमें पॉलिश बहुत अच्छी होती थी। और ये किसके बने होते थे? सैंडस्टोन के बने होते थे। वुड का भी इस्तेमाल, मतलब कुछ अर्ली स्टेजेस में हमें वुड का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है पैलेस वगैरह में। मोनोलिथ पैटर्न्स ऑफ मॉडर्न पिलर लुक्ड लाइक पर्शियन पिलर। मोनोलिथ का मतलब क्या होता है? एक ही पत्थर को जो कटिंग कर करके शेप दिया हो। तो मोनोलिथ पिलर मॉडर्न्स के टाइम पे बहुत फेमस हुए थे, पर्शियन के जैसे दिखते थे। जो इनका आर्किटेक्चर था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? उस समय के रिलीजन को, सोशल लाइफ को, कल्चर को। जैसे कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट या सिंबल होता है तो उसको हम दिखाते हैं ना अपने आर्किटेक्चर में। आज भी हम देखते हैं मंदिरों के बाहर जो डिज़ाइंस होती हैं। और बहुत से आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो रिवील करते हैं कि उस समय क्या क्या लैंग्वेजेस बोली जाती थी। जैसे कि अगर हम बात करें अशोक के पिलर्स की, तो जो मेनली स्क्रिप्ट हमें देखने को मिली है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, और लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी। और ये सब देख के कॉमन लोग जो थे उनको भी ये सब जो पिक्चर्स थी समझ आती थी, और वो भी आर्ट को प्रिजर्व करते थे। अगर हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के थे मौर्यन मतलब पीरियड में आर्ट, तो पहले तो कोर्ट आर्ट होते थे जो कि राजा के कोर्ट में लाइक होते थे, जिसको राजा पेट्रोनाइज करता था। और कुछ आर्ट होते थे कॉमन लोगों के, ठीक है। तो एक होता था कोर्ट आर्ट और एक होता था फोक आर्ट। फोक मतलब कि जो लोगों वाला होता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कॉमन पीपल थे किंगडम के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे अपने अपने आर्ट को प्रमोट करने में। जैसे कि स्कल्पचर्स यानी दीवार पर कुछ बनाना, मूर्तियाँ बनाना, पॉटरी बनाना, केव आर्ट बनाना। सबसे पहले अगर हम पैलेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस मॉडर्न पैलेस कहाँ पे? कुमराहर में, जो कि पटना में सिचुएटेड है। मेनली वुड से बने होते थे। और स्तूप और चैत्य की बात करें तो बुद्ध और जैन दो ऐसे रिलीजियस बिलीव्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उस समय अपने आप को लाइक मैसिवली स्प्रेड किया था। बहुत लोग इसको अपना रहे थे। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है? स्तूप। तो स्तूप में बेसिकली जो भी गौतम बुद्ध के लाइक अस्थियाँ थी उनको प्रिजर्व किया जाता था। चैत्य और विहर होते थे। तो चैत्य मतलब जो प्रेयर हॉल होते थे जहाँ पे प्रेयर होती थी, और विहर जहाँ पे मॉन्क्स स्टे करते थे बारिश के टाइम पे। ये स्तूप कहाँ देखने को मिलते हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल एट्सेट्रा। अगर हम बात करें पिलर्स की, तो पिलर में मेनली 3 पार्ट होते थे। शाफ्ट मतलब जो उसकी मेन बॉडी होती थी वो,
शाफ्ट के ऊपर एक अबेकस होता था और उसके ऊपर जो मेन कैपिटल फिगर है वो रखा जाता था। अबेकस जो था वो लोटस शेप के भी होते थे या और भी अलग अलग शेप्स के होते थे। कैपिटल में हमें एनिमल देखने को मिलते थे। और अशोक के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें कैपिटल देखने को मिलता है, सारनाथ लॉयन कैपिटल, जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें 4 लॉयन बने हैं। और किसको ऑनर करता है ये? धम्मा चक्र प्रवर्तना को। तो ये जो 4 लॉयन है ये हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम है। कौन? सारनाथ लॉयन कैपिटल। और उसके सेंटर पे एक प्लेट में ऐसे चक्र बना हुआ है जो कि धर्म चक्र है बुद्धिज़्म का। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको रीड करना तो आप कर लेना, मैं एक बार स्किम कर देती हूँ। तो ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, MP, UP, बिहार। सबसे जो फर्स्ट पिलर एडिक्ट है वो इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द पीपल। सेकंड वाला जो है वो धम्मा के बारे में। थर्ड वाला जो है वो क्या बताता है? जो भी आपके बुरे हैबिट्स हैं, एंगर या बहुत ज़्यादा घमंड करना, उसको छोड़ो। फोर्थ वाला जो है वो डिपिक्ट करता है राजुकास को, राजुका जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते थे। फिफ्थ वाला कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो, उनको सेक्रीफाइस मत करो रिचुअल्स के नाम पे। सिक्स्थ वाला हमें धम्मा के बारे में बताता है। सेवन्थ वाला अशोक का टॉलरेंस अलग अलग रिलीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा था, जो भी चाहे वो अपना रिलीजन जो है प्रमोट कर सकता था अशोक के रीन में। मेजर जो पिलर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि सारनाथ लॉयन कैपिटल मैंने बताया। इलाहाबाद का पिलर जो मैंने प्रयाग प्रशस्ति बताया उसी को इलाहाबाद पिलर बोलते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है जो किसी की प्रशंसा में लिखा गया हो। नंदनगढ़ हो गया और लौरिया हो गया। माइनर पिलर में क्या क्या आता है? सांची, इलाहाबाद, सारनाथ, निगाली, रुमिंदी। ठीक है, रुमिंदी वही प्लेस है नेपाल में जहाँ गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। इनकी लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत थी। और स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी। प्राइमरी पर्पस क्या था? धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करना। स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें तो स्कल्पचर्स किसके लिए जाने जाते थे? अपने ग्लॉसी पॉलिश के लिए और इंटीग्रेट डिज़ाइन। इंटीग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिज़ाइंस होती थी। और इसमें यक्ष यक्षिनी जो होते थे उनकी फ़ोटो या उनकी इमेज बनी होती थी। और उसके अलावा हम देखते हैं यक्ष यक्षिनी एक रिलीजियस एम्बलम थे जिनको वर्शिप किया जाता था। पॉटरी की अगर हम बात करें तो पॉटरी इनके टाइम पे मेनली नॉर्दर्न इंडिया में हमें देखने को मिली है। कौन सी पॉटरी थी? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मॉरियंस के टाइम पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पाई जाती थी। टेराकोटा आर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। टेराकोटा मतलब जो मिट्टी या क्ले से बनाए हुए फिगर्स होते थे वो कहाँ से देखने को मिले हैं? बुलंदी बाग से। एक वुमेन का मिला है जो कि डांसिंग पोस्चर में है। और पाटलिपुत्र तक्षशिला से भी कुछ देखने को मिले हैं। इनमें फ्यूजन किसका देखने को मिलता है? ग्रीक का फ्यूजन देखने को मिलता है। मौर्यन पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज अ पार्ट ऑफ शमन ट्रेडिशन दैट इन्फ्लुएंस मौर्यन आर्ट। तो मौर्यन आर्ट में किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था? बुद्धिज्म और जैनिज्म का। दोनों को ही उन्होंने प्रमोट तो बुद्धिज्म को किया था, बट जैनिज्म भी उस टाइम पे फ्लरिश किया था। और अशोक थे भी वैसे भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये मैसेज किसका कैरी करते थे? धम्मा का और बुद्धिज़्म का। अब इसमें क्या होता था? बुद्ध को वर्शिप करते थे या फिर उनसे रिलेटेड जो भी सिंबल्स है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैं आपको बता दूं। लोटस जो होता है वो पद्मासन, ठीक है, मतलब जिस शेप में वो पालथी मार के बैठते थे और उनके पाँव के चिन्ह बने होते थे। एक पेड़ होता था जो कि उनके इनलाइटमेंट को शो करता था कि जिस जगह पे बोध गया में पेड़ के नीचे उनको इनलाइटमेंट मिला। एक बेगिंग बाउल उनका सिंबल है क्योंकि वो खाना मांग के ही खाते थे। और धर्म चक्र हो गया जिस जहाँ पे उन्होंने पहला उनका जो सरमन था सारनाथ में, धर्म चक्र। तो जो चक्र का व्हील होता है वो भी बुद्ध का सिंबल है। उनके फुटप्रिंट्स है ना, कुछ ऐसे सिंबल्स हमें बुद्ध उसमें देखने को मिलते थे। एंड देयर इज़ नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ दिस एज अपार्ट फ्रॉम जातक स्टोरी। मतलब जातक की कहानियाँ, जातक स्टोरीज होती हैं वो बुद्ध के प्रीवियस बर्थ, उनके पिछले जन्म से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं जो कि हमें यहाँ पे इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे आर्ट देखने को मिलते हैं। मेगस्थनीज की बुक इंडिका ये मेंशन करती है कि सम पेंटिंग्स विच डिड नॉट सर्वाइव अर्लियर, मतलब कुछ और पेंटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इससे। कॉइन्स कैसे थे? सबसे पहली बात तो मौर्यन कॉइन्स को कर्षपर्ण या पर्ण बोला जाता था। सिल्वर के बने होते थे। वेट कितना होता था? 3.4 ग्राम के आसपास। और इन कॉइन में 5 पंचेज होते थे, उनके ऊपर कुछ पंच या स्टैम्प करके उनको बनाया जाता था। इसमें सिंबल होता था 6 आर्म्स का और एक सन होता था जो कि मैंडेटरी था, मतलब 6 आर्म और एक सन बना होता था।
कुछ और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी होते थे और इनका कुछ अपना पर्टिकुलर मीनिंग हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा हमने कितने तरह के आर्ट देखे, कॉइन, पेंटिंग, पिलर्स, हमने स्कल्पचर्स देखा, पॉटरी देखी, पैलेसेस, स्तूप देखे। तो इनका जो आर्ट एंड कल्चर था बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल था और इसमें रिलीजियस, सोसाइटी, कल्चरल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते थे और किस तरीके का उस समय का सोशियो रिलीजियस सेटअप था, सोसाइटी कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, वो सब हमें पता चलता है इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि मौर्यंस के अंदर था, मतलब बेसिकली मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसा था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? सेंट्रलाइज था, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती थी वो किंग के पास होती थी और एम्परर के पास सारी ग्रेट पावर है, सारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी वही है, लेकिन अब वो अकेले तो काम कर नहीं सकता। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जिसे मंत्री परिषद बोलते हैं वो भी होता था किंग को असिस्ट करने के लिए, और हर एक मिनिस्टर को मंत्री, जैसे आज की डेट में होता है कि पूरी मंत्री परिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हर एक मंत्री को मिनिस्टर या मंत्री बोला जाता था। और इस काउंसिल को लीड कौन करता था? मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मतलब जो इसका हेड होता था पूरी मंत्री परिषद का। महामत्ता वो टाइटल होता था जो कि हाईएस्ट रैंकिंग अथॉरिटीज़, लाइक जो जैसे पीएम के साथ कौन होते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग में? फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये महामत्ता होते थे। और देयर वर ऑल्सो हाई रैंकिंग ऑफिशियल नोन एज अमात्य। अब अमात्य क्या होते थे? जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल चीज़ों को देखते थे, वो अमात्य होते थे। उसके बाद हम देखते हैं अध्यक्ष जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता था, मंत्री चीफ मिनिस्टर्स होते थे, पुरोहित जो कि पंडित होते थे, सेनापति तो सेनापति तो समझ आ रहा है कि कमांडर इन चीफ होगा, युवराज मतलब कि जिसको पहले से ही राजा ने बोल दिया कि ये मेरा बेटा आगे चल के राजा बनेगा, तो क्राउन प्रिंस होते थे। अदर हाई ऑफिसर्स जो थे वो समाहर्ती जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, व्यावहारिका जो कि जज होते थे, सन्निधत्री जो पूरी एम्पायर का ट्रेजरी खजाना देखते थे, दुर्गपाल मतलब दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, तो जो फोर्ट का हेड होगा वो, दौवारिका मतलब जो पैलेस को देखता था, पैलेस में जो भी लोग आ जा रहे हैं उनको, दंडपाल, दंड मतलब सज़ा देना, तो ये कौन करता था? पुलिस, तो ये पुलिस का हेड होता था दंडपाल। और ये क्या? अंतर्वंशिका मतलब कि पैलेस का गार्ड, पैलेस के अंदर जो सब कुछ देखता है तो गार्ड। तीर्थास जो थे वो हाईएस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल्स होते थे, मतलब कि जो सबसे टॉप ऑफिशियल्स थे वो हमारे तीर्थास होते थे। उसके बाद अध्यक्ष होते थे, अमात्य, सेक्रेटरी, ये सब होते थे। और राजुकास जो थे वो मैंने जैसे कि बताया रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो थे वो दिया करते थे। अगर हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें मॉडर्न एम्पायर में, तो रेवेन्यू किन किन चीज़ों पे लगता था? तो उस समय ऐसा पैसे वाला ज़्यादा सिस्टम नहीं था, जैसे कि आप में कोई दुकान है, आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ लाइक माइन में काम कर रहे हो, या आप कुछ उगा रहे हो, आप कुछ पेस्चर है आपका, तो वो सब आपको उसका कुछ हिस्सा राजा को जाता था टैक्स के फॉर्म में। और फार्मर्स क्या टैक्स देते थे? 1/6 ऑफ देयर प्रोडक्शन, मतलब कि जो भी वो फार्मर कमा रहा है, लाइक जो भी वो फार्मर उगा रहा है अपने ज़मीन पे, उसका 1/6 हिस्सा उसे राजा को देना पड़ता था, जिसको हम भाग भी बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस समय होती थी, जैसे कि खेती तो होती थी, ट्रेड था अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। हमने देखा था ना कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद बहुत सारे रूट खुल गए थे, तो ट्रेड तो ऑब्वियसली हो रहा था। क्राफ्ट थे, जैसे उस समय पे गिल्ड या श्रेणी होती थी, यानी बहुत सारे जो वो होते थे क्राफ्टमैन होते थे, वो मिल करके ग्रुप बना लेते थे अपना। रिलीजन क्या क्या थे मेजर उस समय? ब्राह्मणिज़्म भी था, जैन धर्म, बुद्धिज़्म भी था। कलिंगा वॉर के बाद ये बुद्धिज़्म की तरफ ज़्यादा हो गए थे। और पिलर्स हो गया, केव वॉल, ये सब हमें एडिक्ट ऑफ अशोक दिखाते हैं। और बहुत सारे मिशनरी इन्होंने भेजे थे अलग अलग कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म का मैसेज स्प्रेड करने के लिए।